मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझसे बोला कि यार तू जब पोएट्री कर रहा था, तो लोग सुन नहीं रहे थे, आपस में ही बातचीत कर रहे थे। तो डांस परफॉर्मेंस आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये बातें पूरे ऑडिटोरियम में चलने लगी कि हमारी क्लास में से 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रहे हैं और उनमें मेरा नाम नहीं था। बूम! मेरा दिमाग एकदम मतलब फट गया। द मिस्टर फ्रेशर ऑफ 2025 इज़ कोमल सिंह सोलंकी। ये जो पीछे ट्रॉफी रखी है ना, ये मैंने जीती है। वेल, 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 अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। या तो तुम्हारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी आ रही है और तुम उसमें मिस्टर फ्रेशर बनना चाहते हो, या तुम्हें ये जानना है कि मैं मिस्टर फ्रेशर कैसे बना। तो मैं तुम्हें बता दूं, तो एकदम सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ आई बिकेम मिस्टर फ्रेशर एंड हाउ यू कैन ऑल्सो बी द स्टार ऑफ योर फ्रेशर पार्टी, और तुम ऐसी ट्रॉफी अपने घर लेकर आ पाओ। तो चलो शुरू करते हैं पहले मेरी स्टोरी के साथ। तो जब हमारे सेशनल एग्जाम्स खत्म हुए, तो पूरे कॉलेज में ये हल्ला हो चुका था कि अब फ्रेशर्स पार्टी आने वाली है। ऑफिशियली टीचर्स ने भी अनाउंस कर दिया कि दिसंबर की इस तारीख को तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी है, तो अपना अपना टैलेंट लेकर रेडी हो जाओ। और हमारे टीचर्स ने हमें ये साफ हिदायत दे रखी थी कि फ्रेशर्स पार्टी में आपको कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो ज़रूर करनी है। तो राज़ी या गैर राज़ी, परफॉर्म तो करना ही था। पर क्वेश्चन ये था कि मैं कर क्या सकता हूँ? ना तो मुझे डांस आता है, ना मेरी आवाज़ अच्छी है ताकि मैं सिंगिंग कर सकूँ, और ना ही मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। पर तभी मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि मैं बात अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं कैसे अपनी इस बात करने की स्किल को स्टेज पे शो कर सकूँ? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं बात करूँ और बस बातें ही करता जाऊँ सबसे फालतू बने में। तो इसलिए इस टॉकिंग स्किल को एक वे में, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू डिलीवर करना था। तो सबसे पहला जो आइडिया मेरे दिमाग में आया था, वो था पोएट्री का। एंड दिस आइडिया ऑफ पोएट्री वाज़ द वेरी रीज़न, ये जो पीछे ट्रॉफी रखी है ना, ये मैंने जीती है। तो मेरे लिए पोएट्री तो फाइनलाइज़ थी। सेकंड, मुझे एक ग्रुप मिल गया अपनी क्लास में, जो कि ग्रुप डांस करने वाला था। उनको एक लड़के की कमी थी, तो मैं उनके साथ जॉइन हो गया, पर मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे डांस नहीं आता है, तो आपको मुझे पूरा सिखाना पड़ेगा। एंड दे एग्रीड। हमारी जो फ्रेशर्स पार्टी का थीम था, वो था आवाहन, अ बिगिनिंग। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने अपनी पोएट्री फॉर्मेशन का जो रेफरेंस लिया था, वो इसी चीज़ से लिया था कि मेरी पोएट्री जो हो, एक स्टार्टिंग, एक बिगिनिंग को रिफ्लेक्ट करे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट अपनी पोएट्री के थ्रू छोड़ता हूँ ऑडियंस पर। और साइड बाय साइड मैंने डांस प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी ग्रुप के साथ। तो देखते ही देखते ट्रायल राउंड्स शुरू हो गए कि आप फाइनलाइज़ वहाँ ऑडिटोरियम में आप परफ़ॉर्म करोगे या नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप इन ट्रायल राउंड्स में कैसा परफ़ॉर्म करते हो। तो मैंने पूरी पोएट्री लिख रखी थी, रिसाइट उसको नहीं करा था कैसे बोलना है, बस एक ये पता था कि ये फ्लो में वो पोएट्री बोलनी है। तो मैं पहली बार पोडियम पर गया और मेरे टीचर्स थे, मेरी क्लासमेट्स थे और मेरे सीनियर्स थे। करीब-करीब वहाँ होगा अराउंड 70 करीब पर्सन्स के आगे मैंने पहली बार वो पोएट्री बोली। जो क्राउड, जो हूटिंग, जो क्लैपिंग एक डांस परफॉर्मेंस के लिए या एक सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए आई थी, वो हूटिंग, वो क्लैपिंग और वो एंथुसियाज़्म, वो मेरी पोएट्री के लिए मुझे नहीं दिखा पहली बार में। और फिर मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझसे बोला कि यार तू जब पोएट्री कर रहा था, तो लोग सुन नहीं रहे थे, आपस में ही बातचीत कर रहे थे। तो ये चीज़ सुन के मैं थोड़ा डिसहार्टन तो ज़रूर हुआ, पर तभी मेरी जो टीचर थी, उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारी पोएट्री बहुत अच्छी लगी है। ये काफ़ी मोटिवेटिंग थी और इससे जो मैसेज है, वो काफ़ी क्लियर समझ में आ रहा है। तो जो सैडनेस मेरी दिमाग में आई थी, मेरे दोस्त की बात सुन के, वो टीचर की बात सुन के चली गई कि हाँ, जो मैं अपनी पोएट्री के थ्रू डिलीवर करना चाहता हूँ, वो सही आदमी के पास जा रहा है। क्योंकि आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि जब भी आप एक क्वालिटी चीज़ डिलीवर करते हो, तो ज़रूरी नहीं हर कोई इसको सुने। जिसको वो सुनना है, वो उसको सुन लेगा, किसी भी कंडीशन में। तो मेरे दिमाग में बस ये था कि पोएट्री रेडी कर लूँ और डांस रेडी कर लूँ, तो बस फ्रेशर्स अच्छी तरीके से चली जाएगी। पर तभी सीनियर्स के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स का, कि जो भी वहाँ फ्रेशर्स में 3 राउंड्स, टैलेंट राउंड, अ, रैंप वॉक एंड इंट्रो एंड रैंडम क्वेश्चनिंग। अब ये राउंड्स कहाँ से आ गए? तो सीनियर्स ने बताया कि ये राउंड्स में फ्रेशर्स होती है और जो इलेक्ट होता है एज़ मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर, वो इन्हीं राउंड्स के बेसिस पर इलेक्ट होता है।
तो जब मैंने पहली बार इन राउंड्स के बारे में सुना, तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम खुला मेरे लिए सोचने का, कि मैं जो सोच रहा था कि मिस्टर फ्रेशर या मिस फ्रेशर कि ये जाने वाला स्टेप बस इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करो और आप वो चीज़ बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको राउंड्स में मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा और आपको अपने कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसा मैंने कि बताया कि पहला टैलेंट राउंड, सेकंड रैंप वॉक, देन इंट्रो एंड रैंडम क्वेश्चनिंग। अब मेरे दिमाग का क्वेश्चन था कि टैलेंट राउंड तो चलो ठीक है, हो रहा है। पोएट्री टीचर्स को तो अच्छी लग रही है, क्लासमेट्स को या फिर अपने साथ के जो लोग हैं उनको कैसे भी लगे। रैंप वॉक और इंट्रो एंड क्वेश्चनिंग को कैसे टैकल करें। एक बेसिक इंट्रो मैंने रेडी कर लिया, जो कि मैं उधर जब मेरे को इंट्रो देना होगा तो मैं उधर बोलूँगा। मेरा इंट्रो ज़्यादा बहुत डिटेल्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, पर शॉर्ट था। पर मेरे को देख के लग रहा था कि हाँ, ये इफेक्टिव होगा। अब रैंप वॉक का ऐसा था कि मैंने अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था रैंप वॉक का, मैंने मॉडलिंग भी नहीं करी है। और तो इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था कि मैं चल के जाना है और सबके सामने पोज़ देने हैं। टीचर्स ने हमें बोला था कि आप जब पहला स्टेज पे आओगे, तो आपको सेंटर में खड़ा होना है, वहाँ एक पोज़ देना है, सीधे आपको वॉक करना है। फिर आप जब एक सेंटर पोज़ीशन पे आ जाओगे, उधर पे आपको 2 या 1 पोज़ देने हैं, फिर आपको टर्न लेना है, फिर वापस जाना है वहीं आपका इनिशियल पोज़ीशन पे, फिर वहाँ जाके एक पोज़ देना है, फिर अपनी लाइन में आपको खड़े हो जाना है। काफ़ी सुनने में बहुत ऐसा लगा कि यार क्या है? पर ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करी और लास्ट डे तक मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मैं यही पोज़ मारूँगा। और ये मेरी मैं कह सकता हूँ कि ये एक ड्रॉबैक था, मुझे इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि आपकी पोज़िंग आप किस तरह का पोज़ कर रहे हो, ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर आप क्राउड को एंटरटेन कर पा रहे हो अपनी पोज़िंग से, तो वो आपके फ़ेवर में जा सकता है। ये चीज़ ख़ैर मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, मेरे टर्न के बाद। तो रैंप वॉक, उसके बाद में इंट्रो का मैंने कर ही लिया था। फिर था रैंडम क्वेश्चनिंग। अब रैंडम क्वेश्चनिंग जो है वो सीधे आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। आप कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हो और कितनी जल्दी उसको इंटरप्रेट करके सामने वाले को बता सकते हो। ये सिर्फ़ उस पे डिपेंडेंट था। और दिस इज़ द प्लेस जहाँ मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी पूरी क्लास, जो भी मेरा कॉम्पिटिशन होगा, उससे बिल्कुल आगे निकल जाऊँगा। तो ऐसे ही सोचते-सोचते, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते-करते, फ्रेशर्स के 1 दिन पहले वाला दिन आ जाता है, जहाँ पे सबको ऑडिटोरियम में जाना था और अपनी प्रैक्टिस को हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैम थी, उनके सामने प्रेज़ेंट करना था। तो मेरा जो फर्स्ट आइडिया था पोएट्री को डिलीवर करने का, वो था पोडियम से। पर जब मैं स्टेज पे चढ़ा और पोडियम पर जाने लगा, तो कोऑर्डिनेटर मैम ने मेरे को रोक लिया। "अरे भाई तू वहाँ कहाँ जा रहा है? तू देखेगा भी नहीं पूरा स्टेज", क्योंकि खाली था। पोडियम क्या है ना, एक साइड था ऑडिटोरियम के स्टेज के, और जो पूरा मेन सेंटर स्टेज था वो एक साइड था। तो वो बोलते हैं मेरे से कि भाई तू ऐसे क्या करेगा और स्टेज खाली रखेगा? पोडियम तेरा वहाँ है, तू दिखेगा भी नहीं और तेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला तू सेंटर में आके अपना पोएट्री गा। क्योंकि मैं जो था पोएट्री देखकर बोलने वाला था, मतलब पूरा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल देख रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, ऐसा नहीं था। पर फिर भी कुछ उसमें से पार्ट्स ऐसे थे, क्योंकि वो काफ़ी लंबी पोएट्री थी, करीब 4-5 पेजेस का उसका पूरा इंट्रो से लेकर पोएट्री मेन पार्ट कंक्लूजन तक वो करीब 3-4 पेज की थी। तो मैं तो पोडियम से ही ऐसे आराम से देख के बोलने वाला था। पर मैम बोलती है कि भाई सेंटर से बोलना है और हो सके तो टहल-टहल के बोलना है। अब यहाँ थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया और वो भी 1 दिन पहले हो रहा है ये। मैम ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस वहाँ खराब हो गया, तो आप कल परफॉर्म नहीं कर पाओगे फ्रेशर्स में, और सब खेल खत्म, जितनी भी आपने प्रैक्टिस करी है सब बेकार। तो मैंने बोला ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो जब पहली बार मैंने डिलीवर करा, क्योंकि मुझे अपनी पोएट्री याद नहीं थी, तो मैं बीच में ही स्टक हो गया। 1-2 लाइन बोली जो मुझे याद थी, बाकी मैं भूल गया। ठीक है, मैम ने समझा दिया, जो उनके लेवल पे मैम ने ठीक बोला कि आप अगर भूल जाते हो, तो अपनी एक एंड लाइन याद कर लो, उसको वहीं बोल के दैट्स ऑल, थैंक यू ऐसे करके आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं बहुत याद करता हूँ, रात में अपनी पोएट्री बैठ के डांस की भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ जो हमने सीखा। फिर आता है फ्रेशर्स का दिन। हाँ, एक और एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ, मैं जब ऑडिटोरियम पे चढ़ा स्टेज पर, तो भले ही सामने की जो सीट्स थी, हमारा जो ऑडिटोरियम है वो करीब अराउंड अराउंड 250 या के करीब-करीब लोगों को अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर। तो जब मैं चढ़ा, तो उधर वो सीट्स तो खाली थी, पर लग रहा था कि जब मैं कल बोलूँगा, जब मैं परफ़ॉर्म करूँगा, तो यहाँ ये सब भरी होगी। तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस लाना था, मेरे को समझ में आ गया था कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो रात को इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के बाद कि कैसे बोलना है, करते-करते सुबह हो गई और आ गया फ्रेशर्स का डे। सब बढ़िया एकदम तैयार-वैयार होके ऑडिटोरियम पहुँच जाते हैं, और हमारे कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो आते हैं, और उनके आने के साथ ही टैलेंट राउंड जो था वो स्टार्ट हो जाता है।
तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो फर्स्ट एक सरस्वती वंदना थी, उसके सेकंड ही मेरी पोएट्री थी। तो वो पोएट्री मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस करी थी कि मैं कोई भी लाइन गलत ना बोलूँ, क्योंकि जो मैंने रिटन फॉर्मेट में एक वर्ड टू वर्ड जो मैंने लिखा है, वही मैं चीज़ डिलीवर करूँ, ऐसे करके। तो मैं चढ़ा, अब जब मैं उधर चढ़ा, तब मेरे को पता लगा कि यहाँ भाई बहुत लोग हैं। सरस्वती वंदना जब चल रही थी, तो मेरे जो कोऑर्डिनेटर मैम थी, उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया था, यानी कि मैं वो परफॉर्मेंस देख नहीं सकता था सामने से। बैक स्टेज पे आके मैं उसको दिखा रहा था, यानी कि मैं उन लोगों को पीछे से देख रहा था। उनकी सरस्वती वंदना चल रही थी, तो वो बहुत अच्छा, बहुत हेवी परफॉर्मेंस था। तो धुक-धुक अंदर से चालू हो गई थी, क्योंकि सामने बहुत लोग थे और मैं एकदम अकेला यहाँ चेयर पे बैठा हुआ था। तो भाई थोड़ा-थोड़ा हल्की-सी एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गई थी। पर ठीक है, हमारे उधर सीनियर्स भी थे बैक स्टेज पे, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट करा कि यार, ये कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो चलेगा, तू बोल बढ़िया तरीके से एकदम फुल पावर लेके। तो जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, तो उनको एप्रिशिएट किया गया। फिर मेरा नाम लिया गया कि आप ये पोएट्री के लिए आ रहे हैं। देन मैं अपनी पोएट्री के लिए चला गया। तो मैं माइक पकड़ता हूँ और अपनी पोएट्री बोलता जाता हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने कोई भी लाइन बेकार नहीं करी, मैं किसी भी चीज़ को भूला नहीं। हाँ, 1-2 वर्ड थे जो मैंने चेंज कर दिए, पर उनसे ऐसे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। एट द एंड मैं अपना कॉन्क्लूज़न करता हूँ और मेरी पोएट्री के लिए ताली बजती है। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो चेयरमैन थे हमारी कॉलेज के, उनको वो पोएट्री बहुत टारगेट कर रही थी। वो जब तक मतलब एक क्राउड था ना, क्राउड ने क्लैपिंग स्टॉप कर दी थी, पर उनकी क्लैपिंग थोड़े सेकंड, 1 या 2 सेकंड थोड़ा ज़्यादा बजी थी। तो मेरे को लगा भाई, ये तो अच्छा हो गया सिस्टम, मतलब बढ़िया है, हो गया। तो ठीक है, मैं देन मैं उतरा। फिर हमारी जो डांस परफॉर्मेंस थी वो भी हुई, वो भी अच्छा था। उसको तो फिर पॉप है, वो तो डांस परफॉर्मेंस तो आप मान के चलो करीब-करीब 13 से 14 डांस परफॉर्मेंस हुई थी। तो डांस परफॉर्मेंस आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो डांस परफॉर्मेंस भी हो गई। फिर आया हमारा रैंप वॉक राउंड। तो रैंप वॉक में ऐसा था, मेरा कोई, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा कोई पोज़ फिक्स नहीं था कि मैं यही करूँगा जाके। तो मैंने एक मीम देखा जिसमें वो डेविल वाला, इसमें वो टाई इसकी करता है, चश्मा पहनता है और ऐसे करके सही करता है, वो ऐसा वाला पोज़ मैंने देखा था। वही पोज़ मैंने जाके उधर कर दिया। पर तभी मेरे कुछ क्लासमेट्स आए, जो कि रैंप वॉक जब वो पोज़ दे रहे थे, तो उन्होंने 1-2 यूनिक चीज़ें करी। एक लड़के ने एसआरके वाला पोज़ किया था, एक लड़के ने बॉडी बिल्डिंग वाला पोज़ किया था। तो उनकी पोज़िंग पर जो हूटिंग और शाउटिंग हुई, वो चीज़ मेरे को देख के लगा कि भाई, ये रैंप वॉक वाली चीज़ तो अपने हाथ से निकल गई। टैलेंट राउंड कैसा भी गया हो, पर ये रैंप वॉक वाली चीज़ तो गई। अब सारी होप जो थी वो इंट्रो और क्वेश्चनिंग राउंड से थी। तो जब इंट्रो के लिए मेरे को बुलाया गया, तो मैंने बहुत बेसिक सा इंट्रो, ऐसा कोई ज़्यादा ख़ास नहीं था। मैंने उसमें अपना नाम, अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन, अपनी हॉबीज़, अपने गोल्स, और बस ये बोला कि नेक्स्ट 4 इयर्स में आपके साथ रहूँगा, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इतना बोल के मैंने ख़त्म कर दिया बस, ठीक। फिर जब रैंडम क्वेश्चनिंग आई, तो वो रैंडम क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया, वो था कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर में जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल लेसन सीखा है, उसको बताओ। तो ये चीज़ मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था कि एक चीज़ मैंने सीखी है कि आपको कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होना चाहता चीज़ों को लेकर, सीखने के लिए। आपको हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना है चीज़ें सीखने के लिए। अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आप कुछ नया सीख सकते हो, तो आप उसको ज़रूर सीखो। इसी चीज़ को मैंने इलैबोरेट करके उधर मैडम को बता दिया, और वो चीज़ टर्निंग पॉइंट बन गई। मुझे लगता है टैलेंट राउंड भी मेरा अच्छा था, रैंप वॉक मेरी अच्छी नहीं थी। मैं बिल्कुल सही होके आपको बता रहा हूँ। मेरा इंट्रो और मेरा रैंडम क्वेश्चनिंग वाला राउंड, जो मेरा ये मोस्ट वैल्यूएबल लेसन वाला जो आंसर था, ये मेरे 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने मिस्टर फ्रेशर बनने के लिए। हुआ मेरे बाकी क्लास वालों ने भी इंट्रो दिया और क्वेश्चंस का आंसर करा, पर उनके क्वेश्चंस ठीक थे और उनके आंसर्स भी उसी की तरह थे, अजीब-सी। तो फिर ये सब होने के बाद हम सब अपनी-अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो हमारी क्लास में से 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स का नाम आने लगा कि ये बन सकते हैं। क्योंकि जब सारे प्रोग्राम्स हो गए, तो फिर तो बस एक वही फॉर्मेलिटी रह गई थी कि आपको बस अनाउंस करना है कि मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर कौन है। ये बातें पूरे ऑडिटोरियम में चलने लगी कि हमारी क्लास में से 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रहे हैं, और उनमें मेरा नाम नहीं था। अब वो क्यों नहीं था, वो एक अलग रीज़न है, क्योंकि जिन 3 कंटेंडर्स का नाम लोग ले रहे थे, वो ग्रुप्स में से आते थे। यानी किसी के पीछे किसी चीज़ का ग्रुप था, कोई किसी ग्रुप से आता था, कोई किसी ग्रुप से आता था, तो वो ग्रुप ही हल्ला मचा रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो समझ रहे थे कि जो ऑडियंस वहाँ बैठी है वो बना रहा है, ना कि जज, जो ज्यूरी वहाँ बैठा है वो बनाएगा। बट एक्चुअली में वो ज्यूरी ही मिस्टर फ्रेशर चूज़ करता है, ये उनको नहीं पता था। तो अनाउंसमेंट का समय आता है, तो हाइप बनाने के लिए जो पोडियम पर एंकर खड़े थे, वो गेस करने के लिए बोलते हैं लोगों की कि
आपको क्या लगता है कौन मिस्टर फ्रेशर हो सकता है? तो वही जो मैंने आपको 2 या 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे उनका नाम गूँजने लगा। तो वहीं वो एंकर नो बोलता है और बोलता है कि द मिस्टर फ्रेशर ऑफ 2025 इज़ कोमल सिंह सोलंकी। एंड बूम! मेरा दिमाग एकदम मतलब फट गया कि कहाँ तो लोग मेरा नाम भी नहीं ले रहे थे एंड मैं अब एक्चुअल में मिस्टर फ्रेशर बन चुका हूँ। क्योंकि होता है देखो, आपके दोस्त ही आपको मोटिवेट करते हैं, पर जब आप उन्हीं में से किसी से ये सुन लो कि यार तेरी पोएट्री तो ठीक थी पर लोग सुन नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत हमारे हाथ से चीज़ें जा रही हैं। फिर मेरे को सीनियर आए, मेरे को उधर वो स्टेज तक लेके गए, क्लॉथ होता है जिस पे मिस्टर फ्रेशर लिखा रहता है वो पहनाया, बाकी मेरे को ट्रॉफ़ी-वॉफ़ी दिया गया। बढ़िया काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था। फिर हमारा ग्रुप फ़ोटो हुआ पूरे डिपार्टमेंट का। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि आप इसको इस तरीके से मत देखो कि आप बस 1 दिन के लिए मिस्टर फ्रेशर बन गए, उसके बाद कुछ नहीं। आपकी लाइफ़ टाइम मेमोरी आपके संग जाएगी। आप जब घर पे वो लेके आओगे तो आपके पेरेंट्स प्राउड करेंगे आपके ऊपर। जब वो ये सब फंक्शन हो गया, उसके बाद जब मैं निकला, तो आप मान के चलो मुझे मिनी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई क्योंकि कई सारे लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो कराया। इतने लोगों ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे याद नहीं है मेरे साथ किस-किस ने फ़ोटो कराया। मतलब ये भी एक मेमोरी का है कि आप इसको याद रख सकते हो। कि मेरी लाइफ में एक मोमेंट था कि जब मुझे याद नहीं था कि मेरे साथ कितने लोगों ने फ़ोटो कराया। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए आप एज़ मिस्टर फ्रेशर्स के लिए कम्पीट कर सकते हो। तो यहाँ मेरी स्टोरी तो खत्म। अब देखते हैं आप अपनी फ्रेशर्स पार्टी में मिस्टर फ्रेशर कैसे बन सकते हो? और ज़रूरी नहीं सिर्फ़ मिस्टर फ्रेशर की मतलब अगर आप लड़की भी हो, तो बस आपको बस जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इन पर ध्यान रखना है और आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे कि आप अपनी क्लास में सबसे आगे निकलो, शाइन करो और मिस्टर या मिस फ्रेशर्स के लिए रिकमेंड हो जाओ। तो आपको वही उन 3 राउंड्स को ध्यान रखना है। ज़्यादातर कॉलेजेस में यही 3 राउंड्स फॉलो होते हैं। पहला टैलेंट राउंड देन रैंप वॉक एंड देन इंट्रो एंड रैंडम क्वेश्चनिंग। तो सबसे पहला टैलेंट राउंड। टैलेंट राउंड में आपको ध्यान देना है, टैलेंट राउंड वही आप जहाँ पे आप डांस करोगे, सिंगिंग करोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सोलो परफॉर्मेंस ज़रूर देनी है। सोलो परफॉर्मेंस इज़ मस्ट। अगर आप सोलो परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। पर अब आप करोगे क्या? देखो आप डांस कर सकते हो अगर आपको डांस अच्छा आता है, आप गाना गा सकते हो कोई बात नहीं। पर आप ये देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग डांस कर रहे हैं तो आप उनमें कुछ डिस्टिंक्शन लाओ, कुछ अलग चीज़ करो। जैसे कि मैंने पोएट्री करी, मेरे अलावा पोएट्री किसी ने नहीं करी। लोगों ने गाना गाया, लोगों ने मोटिवेशनल बातें बोली, पर प्रॉपर पोएट्री किसी ने नहीं करी। टैलेंट राउंड के लिए आप ध्यान रखो कि आपको सोलो परफॉर्मेंस ज़रूर देनी है। आपको डिस्टिंक्शन रखना है कि आप कुछ अलग करो। जो भीड़ कर रही है वो ना करके कुछ अलग करो। तो भीड़ जो कर रही है आप उससे अलग दिखो, तो ऐसा आपको कुछ करना है। देन कम्स द रैंप वॉक। अब रैंप वॉक ऐसा है कि रैंप वॉक में आप एक पोज़ या फिर एक वे ऑफ वॉकिंग जो आपका है वो आप पहले से ही डिसाइड कर लो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप उस चीज़ के लिए पहले से ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप वहाँ जाके उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे। जो कि मैंने नहीं किया था और जिसकी वजह से मेरा रैंप वॉक बहुत बेकार हुआ था। पर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा पोज़ करना चाहिए, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि कुछ यूनिक होना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए। अगर आप एक जिम फ्रीक हो, तो आप जिम वाले पोज़ कर सकते हो। अगर आप सिनेमा बहुत देखते हो या फिर आप एक हैप्पी टाइप पर्सन हो, तो आप बॉलीवुड के पोज़ कर सकते हो। और मतलब कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, तो थोड़ा अलग हो और जो कि लोगों को एक्साइट कर सके, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। देन कम्स इंट्रो। इंट्रो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा डिटेल्ड ना हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, छोटा रखना है, बट इफ़ेक्टिव तरीके से डिलीवरी करना है। इंट्रो में द मेन थिंग इज़ आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, अपनी वॉल्यूम को एक ऐसे लेवल पर रखना है कि काफ़ी लोगों को सुनाई दे, काफ़ी मतलब हर आदमी को सुनाई दे। उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखे उस आवाज़ में। आप एक इंट्रो कैसे बोल सकते हो या फिर आपका एक मैं एक अगर सैंपल इंट्रो बोलूँ, तो सबसे पहले तो आपको सबको वहाँ जो हो रहा है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबको बोलना है। आपको जो अपॉर्च्युनिटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिली है, आपको उसके लिए टीचर्स को, सीनियर्स को थैंक बोलना है। फिर आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से आते हो ये बताना है। फिर आपको अपनी रीसेंट क्वालिफ़िकेशंस बतानी है और आप जो प्रेज़ेंट में कर रहे हो ये बतानी है। फिर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हो, अपने गोल्स के बारे में बात करते हो और इन द एंड आप ये बोल के कॉन्क्लूड कर सकते हो कि मैं अपने आगे आने वाले 3 या 4 साल आप लोगों के साथ बिताऊँगा। इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ऐसे करके आप उसको कॉन्क्लूड कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने कहा आपकी डिलीवरी इज़ द मेन थिंग इन इंट्रो। देन कम्स द रैंडम क्वेश्चनिंग राउंड। अब मतलब ये तो जो रैंडम क्वेश्चनिंग राउंड है, ये बिल्कुल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। जितना जल्दी आप उस क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर पाओगे और जितना अच्छा आंसर आप
अपनी टीचर को या आप जो भी वहाँ पे जज या ज्यूरी बैठा होगा उसको दे पाओगे, उतने ही आपके चांसेस रहेंगे कि आपका ये वाला राउंड अच्छा जाए। और रैंडम क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही रैंडम होते हैं। आपसे पूछेंगे कि आपको अगर हम 1 दिन के लिए प्रिंसिपल बना दें तो आप क्या करोगे? और आपका मोस्ट वैल्यूएबल लेसन कुछ फर्स्ट ईयर का हो तो आप बताओ, और आपकी फेवरेट मूवी, ऐसे मतलब कुछ भी। मुझसे जैसे कि उन्होंने पूछा था कि द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन आई हैव लर्न्ड इन माय फर्स्ट ईयर, तो मैंने बोल दिया कि हमें हमेशा चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, कभी भी चीज़ों को सीखना बंद नहीं करना चाहिए। उसी चीज़ को इलैबोरेट करके बस बता दिया टीचर को, और वही चीज़ मेरे फ़ेवर में काम कर गया। तो इंट्रो और रैंडम क्वेश्चनिंग में जो चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वो है कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप इंट्रो दोगे और जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आंसर को डिलीवर करोगे, उतना ही अच्छा आपका राउंड जाएगा वो वाला। बाकी जो एक सैंपल हो सकता है जो कि ज़्यादातर कॉलेज में फॉलो होता है, वो रैंडम क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आप उनको देख लेना, एआई से एनालाइज़ करवा लेना। फिर अपने वर्ड्स में, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो आपके मूल सिद्धांत हैं, जो आपकी बेसिक थिंकिंग है, उसके हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करना। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि इंट्रो और कोड रैंडम क्वेश्चनिंग राउंड के लिए जो मेन 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रॉनेस। रॉनेस कैसे कि आपके आंसर में आप दिखने चाहिए। ये नहीं कि आपने एआई का कॉपी करके बोल दिया, वो तो फिर बहुत जनरलाइज़ हो जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा उसमें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को उस आंसर में दे सको, वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस यही कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी फ्रेशर्स पार्टी में एक अननोन स्टार की तरह निकलोगे। जब आप एक ट्रॉफी या फिर एक हेडबैंड आप लेके आओगे घर पे और अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, तो वो भी प्राउड करेंगे आप पर। और वही चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि आप मिस्टर फ्रेशर या मिस फ्रेशर के लिए compete करो। सो द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो एंड्स हियर। मैंने आपको ये बता दिया कि मैं मिस्टर फ्रेशर कैसे बना और आप मिस्टर फ्रेशर या मिस फ्रेशर कैसे बन सकते हो। अब 1 या 2 मैसेज हैं जो कि मैं आपको अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट वन, कुछ भी इंस्टेंट पे नहीं होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन। आप पहले दिन से ही अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाओ, क्लास में, टीचर्स के सामने। उनका चरण वंदना मत करो किसी की, पर एक पॉजिटिव वे में रहो। सबसे अच्छे से बात करो, टीचर्स का जो वो काम दे रहे हैं या फिर जो भी वो आपसे चीज़ें माँग रहे हैं, वो उनको देते रहो। इससे आपके चांसेस बढ़ते हैं कि अगर कोई भी अपॉर्च्युनिटी या कोई भी एक इवेंट आता है कॉलेज में, तो आपके टीचर्स आपको उस चीज़ के लिए कंसीडर ज़रूर करेंगे। सेकंड, लर्न हाउ टू टॉक ओपनली। बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप अपनी बातों को खुलकर रख नहीं पाते हो, तो आप कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे हो, आप समझ लो। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न हाउ टू टॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सब कुछ करने के बाद भी आपको अपना गोल अकम्प्लिश नहीं होता है, मान के चलिए आप नहीं बने मिस्टर फ्रेशर या मिस फ्रेशर, तो अपने आप को डिसहार्टन मत करें। आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, और जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, तो उसको इतनी ज़ोर से ग्रैब करो कि वो आपके हाथ से निकले ही ना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोमल सिंह सोलंकी साइनिंग ऑफ।